हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। सोशियोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, लैंगिक जेंडर के प्रकार्यवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रस्तावक हैं। द मेजर प्रोपोनेंट ऑफ द फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ जेंडर इज। ऑप्शन है कैथरीन वी वार्ड, जेनिट शेफिस, मरियम जॉनसन, हेलेन केलर। जो लैंगिक जेंडर है, जेंडर के प्रकार्यवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रस्तावक कौन है? मैरियम जॉनसन। मैरियम जॉनसन जो है वो जेंडर प्रकार्यवादी सिद्धांत के प्रस्तावक हैं। इससे पहले जो टालकट पार्सन है, उन्होंने भी वो भी जेंडर प्रकार्यवादी के रूप में उन्होंने कार्य किया है, क्योंकि उन्होंने परिवार में पुरुष और स्त्री की भूमिका के ऊपर बात की है। जो बाहरी काम आर्थिक भूमिका निभाते हैं उनको इंस्ट्रूमेंटल के रूप में बताया है। एक्सप्रेसिव जो भावनात्मक होती हैं, घरेलू देखभाल करती हैं, घरेलू देखभाल की भूमिका को निभाती हैं, वो एक्सप्रेसिव होती हैं। दो तरह की भूमिकाओं की उन्होंने बात की है कि इंस्ट्रूमेंटल जो बाहरी और आर्थिक भूमिका निभाते हैं, जो भावनात्मक और घरेलू देखभाल की भूमिका निभाते हैं वो एक्सप्रेसिव होती हैं। इसी टर्म में आगे बढ़ाते हुए जो मैरियम जॉनसन है, उन्होंने भी इसके ऊपर कार्य किया है। जेंडर प्रकार्यवादी सिद्धांत दिया है, जो कि उनकी पुस्तक है स्ट्रॉन्ग मदर्स वीक वाइफ्स। 1988 में इनकी जो पुस्तक जो प्रकाशित हुई है, इसमें उन्होंने जेंडर प्रकार्यवाद की बात की है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिकल नारीवाद निम्न में से किन विश्वासों पर आधारित नहीं है? रेडिकल फेमिनिज्म इज नॉट बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव्स। ऑप्शन है महिलाएं पूर्ण सकारात्मक मूल्य रखती हैं। रेडिकल जो नारीवादी समाज है वो किस पे आधारित नहीं है वो देखना है। तो महिलाएं पूर्ण सकारात्मक मूल्य रखती हैं। पितृसत्ता द्वारा केवल अश्वेत महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है। पितृसत्ता असमानता की सबसे व्यापक व्यवस्था है। स्त्री चेतना पर पुनः कार्य करके पितृसत्ता को हराया जा सकता है। तो ये जो पितृसत्ता को हराना और जो पितृसत्ता में असमानता की व्यवस्था है, ये सब इसकी जो महिलाएं हैं वो सकारात्मक मूल्य रखती हैं। ये रेडिकल नारीवाद की विश्वास हैं, लेकिन जो नहीं है वो कि पितृसत्ता केवल अश्वेत महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है। यहाँ पे केवल की बात की है ना, केवल अश्वेत महिलाओं, तो केवल अश्वेत महिलाएं नहीं हो सकती, क्योंकि ये सभी महिलाओं की बात करती हैं, चाहे वो किसी भी जाति की हो, वर्ग की हो, वो चाहे अश्वेत हो या श्वेत हो। तो जो पितृसत्ता समाज है वो उनके ऊपर अत्याचार उन पे लागू होता है, उन महिलाओं पर, सभी महिलाओं पे लागू होता है अत्याचार, ना कि केवल अश्वेत महिलाओं पे। तो जो रेडिकल फेमिनिज्म है उसके जो मुख्य सिद्धांत हैं कि महिलाएं अपने आप में सकारात्मक मूल्य रखती हैं, और वो पितृसत्ता समाज में जो असमानता की जो कड़ी है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में भी मिलती है। महिलाओं की अगर चेतना पुनः कार्य करे, अगर उनकी चेतना डेवलप हो, तो वो इस माध्यम से पितृसत्तात्मक समाज को चुनौती दे सकती हैं और उसको हरा सकती हैं, पितृसत्तात्मक समाज को। निम्नलिखित में से यह किसका मत है? अनेक बार शासक वर्ग समुदाय की अधिकतम उपादेयता एवं समुदाय के लिए, यहाँ शासक वर्ग समुदाय की अधिकतम उपादेयता एवं समुदाय के लिए अधिकतम उपादेयता की समस्या में भ्रम उपस्थित करता है। ये who has stated the ruling class often shows a confusion of maximum utility of community and maximum utility for the community। तो ये कथन किसने दिया है कि जो शासक वर्ग होते हैं वो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, जानबूझ के कंफ्यूजन करते हैं कि या तो समुदाय ही सर्वोपरि है, समुदाय ही सब कुछ है, या फिर जो समुदाय में जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके लिए वो समुदाय बेनिफिशियल है, लाभकारी है। तो ऐसी स्टेटमेंट किसने दी है? एंटोनियो ग्राम्सी, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट मार्क्यूस, विल्फ्रेड प्रेटो। ये विल्फ्रेड प्रेटो से संबंधित है कि उन्होंने शासक वर्ग की बात की है, जो एलिट वर्ग होता है, उन्होंने एलिट वर्ग की बात की है। एलिट सर्कुलेशन जो थ्योरी दी है, जो सिद्धांत दिया है, उसमें शासक वर्ग की ये आइडियोलॉजी होती है, उनकी स्ट्रैटेजी होती है, रणनीति होती है। वो जानबूझकर ऐसा भ्रम पैदा करते हैं कि जो समुदाय है वो उनके लिए शक्तिशाली है, वो समुदाय में ही समुदाय उनके लिए उपयोगी है, वो शक्तिशाली है, और उस समुदाय में जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, उनके लिए वो लाभकारी है।
तो वो ऐसा दिखाते हैं जबकि ऐसा वास्तव में होता नहीं है। और ये जो स्टेटमेंट है वो इनकी सर्कुलेशन एलिट सर्कुलेशन सिद्धांत में एक रणनीति के तौर पे है। निजीतव भी राजनीति है। द पर्सनल इज आल्सो पॉलिटिकल का विचार नारीवाद की किस लहर में उभरा? द पर्सनल इज आल्सो पॉलिटिकल एज एन आइडिया वाज रेज्ड इन विच वेव ऑफ फेमिनिज्म? फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव। दो द पर्सनल इज आल्सो पॉलिटिकल, ये जो भावना वो किस में उभरी है? ये सेकंड वेव में। द पर्सनल इज पॉलिटिकल, व्यक्तिगत भी राजनीतिक है। 1960 और 70 का जो दशक था उसमें नारीवाद की दूसरी लहर जो है वो प्रभावशाली रही। ये इस बात पे जोर देते हैं कि जैसे महिलाओं के जो घरेलू जीवन के अनुभव होते हैं, जैसे विवाह, घरेलू श्रम, घरेलू हिंसा, केवल ये सारे व्यक्तिगत मामले नहीं है उनके, बल्कि ये सार्वजनिक मामले हैं। ये जो पितृसत्तात्मक समाज है, उस जो संरचना है, पितृसत्तात्मक जो संरचना है, उनसे जुड़े ये राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं, राजनीतिक चर्चा का ये विषय बन सकते हैं। ये सार्वजनिक मुद्दा होता है, ना कि उनका ये व्यक्तिगत मुद्दा है। घरेलू हिंसा ऐसे व्यक्तिगत मामले नहीं है, बल्कि ये सार्वजनिक मुद्दे हैं। तो जो पहली लहर थी उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक असमानताओं के ऊपर बात की गई है। स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति को किस रूप में देखा जाता है? इन द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन इंडिविजुअल्स आर व्यूड एज। ऑप्शन सामाजिक बलों का निष्क्रिय उत्पाद, पैसिव प्रोडक्ट्स, स्वायत्ता एवं स्वतंत्रकर्ता, ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट एक्टर्स, सामाजिक व्यवस्था के लिए अप्रासंगिक, इररेलेवेंट टू सोशल ऑर्डर, पूंजीवाद से पीड़ित, विक्टिम्स ऑफ कैपिटलिज्म। जो संरचनाकरण सिद्धांत है उसके अंतर्गत व्यक्ति को किस रूप में देखते हैं? व्यक्ति क्या है? तो व्यक्ति जो है वो स्वायत्ता एवं स्वतंत्रकर्ता होता है, ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट एक्टर होता है संरचनाकरण की कंसेप्ट में। ये कंसेप्ट दिया है एंथनी गिडेंस ने, स्ट्रक्चरेशन थ्योरी दी है। तो वो कहते हैं कि समाजशास्त्र में लंबे समय से जो चल रहा आ रहा है कि एजेंसी वर्सेस स्ट्रक्चर, कि एजेंसी है, एजेंसी प्रमुख है या स्ट्रक्चर प्रमुख है। जो पहले के सिद्धांत है, कोई एजेंसी को मानता है, कोई स्ट्रक्चर को। लेकिन एंथनी गिडेंस ने इसका उल्टा, उन्होंने जो सिद्धांत दिया है कि व्यक्ति जो है वो नॉलेजेबल एजेंट होता है, वो सचेत होता है, कॉन्शियस होता है, और वो ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट एक्टर के रूप में कार्य करता है। लेकिन जब भी वो कार्य करता है, इन अपने कार्यों को करता है, वो उन कार्यों के माध्यम से सामाजिक संरचना को भी दोबारा से रिप्रोड्यूस करता रहता है। व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो उन कार्यों के द्वारा सामाजिक संरचना को रिप्रोड्यूस करता है। इस तरह से वो जो संरचना होती है उससे व्यक्ति ना तो पूर्णतः नियंत्रित होता है, संरचना से व्यक्ति पूरी तरह से नियंत्रित नहीं होता, ना ही वो पूरी तरह से उससे मुक्त होता है, बल्कि वो सक्रिय भूमिका निभाता है। तो जो संरचना में स्ट्रक्चर और एजेंसी में होती है वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी कारण जो व्यक्ति है वो एक्टिव होता है, नॉलेजेबल एजेंट होता है। तो वो ना तो संरचना से पूरी तरह से नियंत्रित होता है और ना ही उससे फ्री होता है, बल्कि उसमें एक्टिव होकर वो अपनी भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से यह किसका मत है कि अभिकरण एजेंसी एवं संरचना स्ट्रक्चर एक ड्युअलिटी है? आउट ऑफ द फॉलोइंग हु opines that agency and structure are duality? ऑप्शन आर के मर्टन, एंथनी गिडेंस, टालकट पार्सन, सी एच कुले। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल ही गया होगा, एंथनी गिडेंस। क्योंकि अभी हमने पढ़ा जो एजेंसी और स्ट्रक्चर है दोनों ही क्या हैं, वो ड्युअलिटी हैं। एंथनी गिडेंस ने स्ट्रक्चरेशन थ्योरी दी, उसमें ड्युअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना का द्वैत जो अवधारणा दी है, उसमें जो एजेंसी है, एजेंसी एक कर्ता के रूप में, एजेंसी क्या है? एक्टर, जो करता है, जो काम, जो समाज में अपना रोल प्ले कर रहा है। स्ट्रक्चर जो समाज की संरचना, जो समाज की संरचना में नियम संसाधन होते हैं उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। ये दोनों, जो गिडेंस कहते हैं कि ये दोनों वास्तव में एक द्वैत है, दो इसको डुअलिटी के रूप में देखते हैं। एक ही प्रक्रिया एक ही है, उसी प्रक्रिया के दो पहलू हैं, अलग अलग चीजें नहीं है, ये दो पहलू हैं। क्योंकि जो संरचना करता है, जो व्यक्ति, जो एजेंसी है, जो संरचना को निर्माण कर रहा है, संरचना को जो कार्य करता है, तो व्यक्ति संरचना का निर्माण करता है। उसी संरचना को जो निर्माण होता है, उसी संरचना के द्वारा व्यक्ति जो है वो कंट्रोल भी होता है। तो वो दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये जो संरचना है वो
सीमित भी करती है व्यक्ति के कार्यों को, और कर्ताओं की क्रियाएं उन संरचना को बार बार क्या करती है, रिप्रोड्यूस भी करती है। इसी तरह से जो एजेंसी और संरचना है वो एक दूसरे को निरंतर आकार देते रहते हैं, और इसी कारण इसको ड्यूअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर कहा है। नारीवाद की कौन सी लहर कानूनी अधिकारों एवं लैंगिक समानता सहित मताधिकार की लड़ाई से जुड़ी है? Which wave of feminism is associated with the fight for legal rights and gender equality, including suffrage? ऑप्शन पहली लहर है फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव। नारीवाद की कौन सी लहर है जो अधिकारों और लैंगिक समानता की बात करती है? वो है फर्स्ट लहर। जो पहली लहर है उसमें जो 19वीं सदी के मध्य और 20वीं सदी की शुरुआत में ये लहर आई है, उसमें राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई के लिए ये केंद्रित थी कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, उनको मत डालने का अधिकार है, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, कानून के समक्ष पुरुषों के समान भी उनको समान दर्जे का जो अधिकार होते हैं वो मिलने चाहिए। ये पहली लहर में थी। और जो दूसरी लहर है उसमें सामाजिक सांस्कृतिक असमानताओं के ऊपर है, और तीसरी लहर में विविधता और इंटरसेक्शनैलिटी। चौथी लहर जो है वो डिजिटल ऑनलाइन एक्टिविज्म जैसे मी टू पे ध्यान केंद्रित किया गया है। निम्न में से कौन संरचनावादी स्ट्रक्चरलिस्ट नहीं है? आउट ऑफ द फॉलोइंग हु इज नॉट स्ट्रक्चरलिस्ट? फर्डिनेंड दे ससोर, क्लाउड लेवी स्ट्रास, लुइस अल्थूजर, जॉर्ज हॉमन्स। ये तीनों ही स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, और जॉर्ज हॉमन्स जो है वो स्ट्रक्चरलिस्ट से संबंधित नहीं है। तो आंसर इसका जॉर्ज हॉमन्स है। जो संरचनावाद है, स्ट्रक्चरलिज्म है, वो एक बौद्धिक परंपरा होती है जो यह मानती है कि जो भी दृश्य जो घटनाएं जो दिखती हैं उसके पीछे भाषा, संस्कृति, सामाजिक संस्थाएं उसके पीछे अदृश्य होती हैं, उनके पीछे एक अदृश्य संरचना होती है जो इसको संचालित करती है। फर्डिनेंड ससोर ने सिग्निफायर और सिग्निफाइड का सिद्धांत दिया। क्लॉड लेवी स्ट्रास जो है वो मानव शास्त्र में इन्होंने संरचनावादी हैं, ये मानव शास्त्र में संरचनावादी हैं जिन्होंने मिथकों और रिश्तेदारी प्रणालियों का संरचनात्मक विश्लेषण किया है। लुइस अल्थूजर ने मार्क्सवाद का संरचनात्मक पुनः जिन्होंने आइडियोलॉजिकल स्टेट अपार्टस की अवधारणा दी है। इसके अलावा जो जॉर्ज हॉमन्स है उन्होंने सोशल एक्सचेंज थ्योरी दी है। सामाजिक विनिमय सिद्धांत के ये संस्थापक हैं जो कि व्यवहारवाद और मनोविज्ञान से प्रेरित थे। एक माइक्रो स्तर का इन्होंने सिद्धांत दिया है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के साथ वृत्तांत ज्ञान की अस्वीकृति, रिजेक्शन ऑफ नैरेटिव नॉलेज का विचार जुड़ा हुआ है? किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है रिजेक्शन ऑफ नैरेटिव नॉलेज का सिद्धांत? ऑप्शन पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म, ट्रेडिशनलिज्म, स्ट्रक्चरेशन। ये सिद्धांत जुड़ा है रिजेक्शन ऑफ नैरेटिव नॉलेज का पोस्ट मॉडर्निज्म उत्तर आधुनिकतावाद से। जीन फ्रांकास लोयटार्ड जो उत्तर आधुनिकतावाद के सबसे प्रभावशाली सिद्धांतकारों में से एक हैं, उनकी जो पुस्तक है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन 1979, इसमें इन्होंने महावृत्तांत के प्रति अविश्वास जो है वो अविश्वास के रूप में इसको परिभाषित किया है कि जो नैरेटिव नॉलेज होती है, मेटा नैरेटिव्स होते हैं, इसका मतलब है कि जो सार्वभौमिक जो कथाएं होती हैं, सिद्धांत होते हैं जो हमने सुनी हैं, बहुत बड़ी बड़ी कथाएं कि ये होता था, ऐसे इतिहास में हम सुनते हैं कि जो प्रगति कैसे हुई, इनलाइटनमेंट कैसे हुआ। ये जो प्रगति की जो कहानियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी कहानियाँ होती हैं, इसको कहते हैं कि उत्तर आधुनिक समाज में इन कहानियों की जो इनको महावृत्तांत कहा है। इन कहानियों की वैधता और विश्वसनीयता जो है वो खत्म हो गई है, समाप्त हो जाती है उत्तर आधुनिक समाज में। बल्कि इनकी जगह पे छोटी और बहुवचनीय छोटी-छोटी कहानियाँ ले लेती हैं। तो जो लॉयटर्ड हैं, जीएफ लॉयटर्ड हैं, उन्होंने उत्तर आधुनिक समाज में जो मेटा नैरेटिव्स है, नैरेटिव नॉलेज है, उसको वो अस्वीकार करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। उत्तर आधुनिक समाज का कौन सा तत्व फ्रेडरिक जेम्सन द्वारा नहीं दिया गया है? Which element of a postmodern society has not been given by Frederick Jameson? ऑप्शन गहराई एवं गहरे अंतर्निहित अर्थ, सेकंड है भावनाओं अथवा आवेगों की कमी, ऐतिहासिकता का अभाव, प्रजनन प्रौद्योगिकी का प्रभुत्व।
जो उन्होंने फ्रेडरिक जेम्सन हैं, उन्होंने उनके द्वारा ये तत्व नहीं दिया गया उत्तर आधुनिक समाज का, पोस्ट मॉडर्न मॉडर्न सोसाइटी का। वो क्या है? गहराई एवं गहरे अंतर्निहित अर्थ। आंसर इसका फर्स्ट है। ये कहते हैं कि भावना या वेगों की कमी होती है, ऐतिहासिकता का भी अभाव होता है, प्रजनन प्रौद्योगिकी का प्रभुत्व होता है, लेकिन जो गहराई होती है उसमें अंतर्निहित अर्थ होते हैं, उसका भी अभाव होता है। यहाँ पे कहा है कि गहराई अंतर्निहित अर्थ होते हैं, वो नहीं होता, उसकी भी कमी होती है। फ्रेडरिक जेम्सन के द्वारा इनकी पुस्तक है पोस्ट मॉडर्निज्म और द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म। इसमें उत्तर आधुनिक समाज की विशेषताएं बताई हैं कि ये जो उत्तर आधुनिक समाज है वो लेसनेस होता है, मतलब इसमें गहरे अंतर्निहित अर्थों का अभाव होता है। वेनिंग ऑफ अफेक्ट, भावनाओं और आवेगों की कमी होती है। लॉस ऑफ हिस्टोरिसिटी, ऐतिहासिकता का अभाव होता है, यानी अतीत और वर्तमान के बीच में जो धुंधलापन हो जाता है। इतिहास की जो शैलियाँ होती हैं वो एक संग्रह के रूप में होती हैं। नई टेक्नोलॉजी जैसे प्रौद्योगिकी, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसका प्रभुत्व होता है। इसको उन्होंने लेट कैपिटलिज्म की पहचान दी है। जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसको उन्होंने लेट कैपिटलिज्म की रूप में पहचाना है कि ये लेट कैपिटलिज्म है। हमारे क्वेश्चन हाँ ख़त्म होते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप चाहें तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में भी टेस्ट अवेलेबल है। ऐप में आप जाएंगे तो आप उसको चेक कर सकते हैं, टेस्ट लगाइए आप एग्ज़ाम में जाने से पहले। थैंक यू।